Hello everyone, welcome you all on your favorite YouTube channel नीट ज्ञान। नीट एक्सट्रैक्ट बायोलॉजी सीरीज में हम पढ़ रहे हैं 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, ये 7वां लेक्चर है एंड पिछले लेक्चर्स में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रॉपरली कंप्लीट किया है। राइट, जिस तरह से मैंने इस सीरीज के एम्स बताए थे उसी तरह से आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन each and every line of NCERT in detail and I hope you all are enjoying these lectures, right? So students, उतने ही enthusiasm के साथ, वही dedication के साथ आज हम sexual reproduction को start कर रहे हैं, right? So sexual reproduction को start करने से पहले let's revise the characteristics of asexual reproduction. Yes, मेरे साथ साथ आप भी याद कीजिए कि what was the first characteristics of asexual reproduction? यस, इट इज़ यूनिपेरेंटल वन, मतलब कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। राइट, जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स एज वेल एज अमॉन्ग देमसेल्व्स होती है, मतलब कि क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं एंड ये जो प्रोसेस है वो रैपिड है। राइट, उसके साथ साथ ये इजी प्रोसेस है। क्लियर? नाउ by keeping such characteristics in your mind, now we are going to start with the sexual reproduction, right? जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे तब आपको ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी याद करना है और उसको कंपेयर करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, और आपको फाइंड आउट करना है कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिफर करती है या तो ये दोनों में कॉमन है। राइट, सो let's start the sexual reproduction. Sexual reproduction involves formation of the male and female gametes either by the same individual or by different individuals of the opposite sex. यानी कि sexual reproduction में male and female gamete का formation involve है। Right? वो मेल और फीमेल गैमेट सेम इंडिविजुअल के होंगे या तो वो अपोजिट सेक्स वाले डिफरेंट इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं। राइट, what is next? These gametes fuse to form the zygote which develop to form the new organism. Right, ये important है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जो आइदर गैमेट इन्वॉल्व होते हैं या तो विदाउट गैमेट भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट यहाँ पे एक चीज़ क्या लिखी कि यहाँ पर गैमेट्स इन्वॉल्व है, यानी कि गैमेट्स आर कंपलसरी। सेकंड हमने क्या पढ़ा कि जो भी गैमेट्स फॉर्म हुए हैं वो फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाएंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं हो रहा था। तो हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन इज द unique characteristics of sexual reproduction. It is an elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction. मतलब in case of asexual आपने क्या पढ़ा था, सिंगल पेरेंट्स में से डायरेक्टली एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा था। आपने सिंपली बडिंग देखा था, बडिंग में क्या था, एक आउटग्रोन फॉर्म हो रहा था और वो आउटग्रोथ डेवलप करके नया ऑर्गेनिज्म बना रहा था। राइट, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंपैरेटिवली फास्ट है और वो सिंपल है, बल्कि यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इलाबोरेट प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। Because of the fusion of male and female gametes, sexual reproduction results in offspring that are not identical to the parents or amongst themselves. Students, कहने का मतलब ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। राइट, और फर्टिलाइजेशन की वजह से मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे और ये जाइगोट डेवलप करके नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करने वाला है। ये चीज़ आप अब जानते हैं, बट अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो जाइगोट में जो जेनेटिक मटेरियल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, मेल पेरेंट से भी आ रहा है और फीमेल पेरेंट से भी आ रहा है। बिकॉज जाइगोट क्या है, जाइगोट इज द फर्टिलाइज एग, मतलब कि उसके साथ जब मेल गैमेट फर्टिलाइज करते हैं तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट कहलाता है। सिंपल हम ये सोच सकते हैं कि जाइगोट में मेल और फीमेल दोनों के जेनेटिक मटेरियल का कंट्रीब्यूशन है। राइट, तो अब जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो ऑफस्प्रिंग में क्या होगा, उसमें मेल का भी जेनेटिक मटेरियल होगा और फीमेल का भी जेनेटिक मटेरियल होगा एंड
नाउ यू नो वेरी वेल कि हमारी बॉडी के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट, कोई एंजाइम का फॉर्म होना, हमारे मॉर्फोलॉजी जो है, हमारा यानी कि हमारा जो अपीयरेंस जो है, वो सब किस पे डिपेंड करता है, तो वो सब हमारे जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए पे डिपेंड करता है, राइट। अब जो न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो रही है उसमें डीएनए कहाँ से आ रहा है, तो मेल से भी आ रहा है और फीमेल से भी आ रहा है। यानी कि अब आप सोच सकते हैं कि जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे वो ऑब्वियसली कुछ मेल के भी होंगे और कुछ फीमेल के भी होंगे। वाई? यस, बिकॉज ऑफ द डीएनए ऑफ बोथ द पेरेंट्स, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि अब ये कोई पेरेंट्स को रिसेंबल नहीं करेगा, मतलब कि ये 100% मेल पेरेंट जैसा भी नहीं लगेगा, 100% फीमेल पेरेंट जैसा भी नहीं लगेगा। एंड दैट इज वाई इट इज रिटन हियर दैट के ऑफस्प्रिंग दैट इज प्रोड्यूस हियर आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स और अमॉन्ग्स देमसेल्फ, राइट। स्टूडेंट्स, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सी यहां पर हमें नॉट आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग क्यों मिल रही है, तो इसका एक रीजन तो हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सेकंड रीजन ये है कि सी गैमेट्स जब फॉर्म होते हैं तो गैमेट्स मियोसिस के थ्रू फॉर्म होते हैं, राइट। हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों मियोसिस के थ्रू फॉर्म हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप सब मियोसिस के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट। यू ऑल हैव स्टडीड मियोसिस इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 11, राइट। मियोसिस में दो होते हैं, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है वो भी 5 सब स्टेजेस में डिवाइडेड है और उसमें से एक जो पैकाइटिन स्टेज है, तो पैकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। एंड व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? सो क्रॉसिंग ओवर is the exchange of genetic material between two non-sister chromatids of homologous chromosome, यानी कि जो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम की है उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। यानी कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल था उसमें नए कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहे हैं। सो ऑब्वियस है कि जो भी क्रोमोसोम पेरेंट में से न्यू इंडिविजुअल में आएगा थ्रू दी गैमेट्स, उसमें भी पेरेंट्स जैसा जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट हैज़ पास थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, राइट। सो स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑफस्प्रिंग मिलेंगी वो क्लोन नहीं होंगे, राइट। एंड व्हाई दे आर नॉट क्लोन? 2 रीजंस। 1, meiosis is involved, second, fertilization is involved. I hope these paragraph is very clear and student ये नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चली है, राइट। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पास्ट ईयर में कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके क्वेश्चन फॉर्म हुए भी है, राइट। आपको अब कैरेक्टरिस्टिक्स पता है तो एग्जामिनर आपको सिंपली क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको ऑप्शंस में रिप्रोडक्शन की मेथड दी गई है और आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्लोन्स नहीं देगी, तो सिंपली यू नो दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोन नहीं देता। तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड कौन सी है वो ही सिर्फ ढूंढ के निकालना है एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर, राइट। इसी तरह से कि सपोज कैरेक्टरिस्टिक्स को लिस्ट किए कर दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स सेक्सुअल और एसेक्सुअल में कॉमन है, उसमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सक्लूसिवली है फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखे जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स like plants, animals or fungi show that though they differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern. Students, बहुत important statement लिखा है, right? कि see, either plants, animals और fungi, हम सब जानते हैं कि उनमें वेरिएशंस है वो एक दूसरे से डिफर करते हैं। आइदर हम मॉर्फोलॉजी देख लें, उनकी एनाटॉमी देख लें, उनमें हो रही फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को देख लें, सब जगह पे आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। बट जब आप इन सारे ऑर्गेनिजम्स जो भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं वो सब ऑर्गेनिजम्स में हो रही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड
को स्टडी करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को स्टडी करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ऑल आर परफॉर्मिंग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन सेम मैनर, मतलब कि जो पैटर्न वो फॉलो कर रहे हैं वो पैटर्न सेम है, राइट। तो एक चीज़ यहाँ से आपको क्लियरली याद रखनी है कि जब हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को लेके ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करेंगे, सो ऑल विल बी फाउंड सिमिलर इन टर्म्स ऑफ द इवेंट्स अकरिंग इन दैम, इवेंट्स अकरिंग इन दैम, राइट। स्टूडेंट्स एक चीज़ और याद रखिए कि सी सेक्स ऑर्गन है वो डिफर कर सकते हैं, राइट, बट जो फेजेस हो रहे हैं, जो इवेंट्स अकर हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में सेम होगी, राइट। सो स्टूडेंट्स यहाँ से भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म हो सकता है कि आपको ऑप्शंस में 4 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हैं और आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रिप्रोडक्शन की पैटर्न को लेके इनकरेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, मतलब कि ऑड ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, राइट। सो आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिशन होता है, राइट, बट कि जो 3 और एग्जाम्पल आपको दिए हैं वो ऐसे है कि जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी करेंगे उनमें सारी इवेंट्स सिमिलर होगी, बट जो प्रोकैरियोट्स है उसमें वो इवेंट्स टोटली डिफरेंट होगी, राइट। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्रोकैरियोट्स वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, राइट। स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग वेरी वेल एंड मुझे ट्रस्ट है कि अगर आप इसी तरह से इसी लगन के साथ ये चैप्टर्स को आप स्टडी करेंगे तो आपका हर एक एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्टअप होना स्टार्ट हो जाएगा और आप इसका क्लियर डिफरेंस आपके रिजल्ट्स में भी देख पाएंगे, राइट। योर रिजल्ट विल डेफिनेटली इंक्रीज, यू विल गेन द कॉन्फिडेंस, दैट इज माई प्रॉमिस। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंट फेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के बारे में। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहता है तो उससे पहले उसको ग्रो करना होता है और उसको एक मैच्योरिटी अटेन करनी होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म बर्थ के बाद तुरंत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर नहीं पाता, राइट। तो वो जो पीरियड है कि जिसके दौरान वो ग्रो करते हैं और मैच्योरिटी अटेन करते हैं, दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज। इट इज़ नॉन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स, मतलब कि वो फेज को हम प्लांट्स के केस में वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। एंड दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशंस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इसका ड्यूरेशन वेरी करता है। द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज और द वेजिटेटिव फेज विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब कि अब वेजिटेटिव फेज या तो जुवेनाइल फेज जब एंड होगा तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि नाउ द ऑर्गेनिज्म हैज़ एंटर्ड द इनटू रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब कि अब ऑर्गेनिज्म ने ग्रो कर लिया है, मैच्योरिटी अटेन कर ली है, नाउ दे आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सो the end of juvenile or vegetative phase, which marks the beginning of the reproductive phase, can be seen easily in the higher plants when they come to flower, मतलब कि ये फेज को हम क्लियरली डिस्टिंग कर सकते हैं कौन से ऑर्गेनिज्म के केस में? हायर प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स में केस में। वी नो दैट कि एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल ऑर्गन क्या है? फ्लावर है, राइट। सो सी जब प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल बनेगा, यानी कि जब उसमें सेक्स ऑर्गन डेवलप हो गए, तब जाके हम कह सकते हैं कि दिस प्लांट इज नाउ एंटर्ड इनटू रिप्रोडक्टिव फेज। और ये हम कब बता सकते हैं? जब उनमें ये सेक्स ऑर्गन यानी कि फ्लावर डेवलप होगा। तो सिंपली प्लांट्स और द एंजियोस्पर्म जब फ्लावर उनमें फ्लावरिंग होता है तब हम कह सकते हैं कि नाउ इन सच प्लांट जुवेनाइल फेज इज ओवर एंड नाउ दे आर इन रिप्रोडक्टिव फेज। How long does it take for marigold, rice, wheat, coconut, mango plants to come to flower? That is different, right? That is different in different plants. In some plants where flowering occurs more than once, what would you call the interflowering period? Juvenile or mature phase? स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका आंसर होगा दिस इंटरफ्लावरिंग पीरियड इज कॉल्ड एज मैच्योर फेज, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट कि एक बार ये मैच्योरिटी गेन कर लेते हैं, प्रॉपरली ग्रो कर लेते हैं, उनमें सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं,
तब हम कहते हैं कि जुवेनाइल फेज खत्म हो गया। जुवेनाइल फेज जब खत्म हुआ उसके बाद तो उन्होंने फ्लावरिंग दिखाया, राइट। तो एक बार उन्होंने फ्लावरिंग दिखा दिया है, अब उनमें कैपेसिटी है कि दे कैन शो फ्लावरिंग मोर देन वंस, मतलब कि जब सेकंड टाइम वो फ्लावरिंग करेंगे तो उससे पहले एक रेस्टिंग फेज में से पास होते हैं, एंड दैट रेस्टिंग फेज इज कॉल्ड एज इंटर फ्लावरिंग पीरियड, राइट, एंड दैट इज द मैच्योर फेज, नॉट अ जुवेनाइल फेज। नेक्स्ट, ऑब्जर्व अ ट्रीज इन योर एरिया, डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर? यस, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक ही मंथ में फ्लावरिंग दिखाते हैं। वाई डू यू थिंक द अवेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट एट्सेट्रा इज सीजनल? बिकॉज उनमें सीजनल फ्लावरिंग देखने मिलती है। आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर्स दैट शो सीजनल फ्लावरिंग? यस स्टूडेंट्स, सो दो तरह के प्लांट हो सकते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग होता है, और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सीजनल फ्लावरिंग होता है। प्लांट्स द एन्युअल एंड बायएन्युअल टाइप्स, मतलब कि ऐसे प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल एक साल में ख़त्म करते हैं, और बायएन्युअल मतलब कि वो अपना लाइफ साइकिल 2 साल में ख़त्म करते हैं, राइट। सो plants the annual and biennial type show clear cut vegetative, reproductive and senescent phases, but in the case of perennial species it is very difficult to clearly define these phases, राइट। मतलब कि एनुअल प्लांट्स कैसे हैं, वो अपना लाइफ साइकिल 1 साल में ख़त्म कर देंगे। बायएनुअल कैसे हैं, वो 2 साल में अपना लाइफ साइकिल ख़त्म करेंगे। यानी कि अब हम एनुअल प्लांट की बात करें तो एक ही साल में सबसे पहले जुवेनाइल फेज होगा, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, अल्टीमेटली सेनेसेंट फेज आके वो डाई कर जाएंगे। बायएनुअल में ये पूरी साइकिल 2 साल में ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि 1 या तो 2 साल में ये पूरी लाइफ साइकिल ख़त्म हो रही है, राइट। सो आपको क्लियरली वेजिटेटिव फेज, उसके बाद फ्लावरिंग होगा, तब रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज, वो सब क्लियरली देखने मिलेंगे। बट पेरेनियल प्लांट्स कैसे हैं कि पेरेनियल प्लांट्स में मोर देन 2 ईयर्स ये लाइफ साइकिल चलती है। इसका मतलब कि कई सालों तक जुवेनाइल फेज चलेगा, उसके बाद फ्लावरिंग फेज चलेगा, और उसके बाद सेनेसेंट फेज आएगा, राइट। सो ऐसे प्लांट्स में ये सब फेजेस क्लियरली डिफाइंड नहीं होते हैं, मतलब कि बट इन पेरेनियल स्पीसीज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दिस फेजेस, राइट। स्टूडेंट, इसको याद रखना है कि एनुअल एंड बायएनुअल में आप क्लियर कट डिस्टिंग्विशन कर सकते हैं इन 3 फेजेस के बीच में, बट ये पॉसिबल नहीं है। कौन से प्लांट्स में? सो पेरेनियल स्पीसीज में, राइट। अ फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिनन, सम ऑफ देम सच एज बाम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ, जनरली आफ्टर 50 to 100 years, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। स्टूडेंट्स, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट, कि बाम्बू में कितने साल के बाद फ्लावरिंग देखने मिलता है? दैट इज 50 to 100 years। अनदर प्लांट दैट इज स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, उसको नीलकुरंजी भी कहते हैं, फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स, मतलब कि 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। एज मैनी ऑफ यू वुड नो दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006, राइट, मतलब कि लास्ट में 2006 में उसमें फ्लावरिंग हुआ था। Its mass flowering transformed large tract of hilly areas in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu into blue stretches and attracted a large number of tourists। मतलब कि जब ये फ्लावरिंग करते हैं तो उसकी वजह से जो पूरा केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु का जो हिली एरिया है जहाँ पे ये पाए जाते हैं वो पूरा ब्लू स्ट्रेचेस में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पूरा ब्लू ब्लू कलर दिखाई देगा, और उसकी वजह से ही उसको नीला कुरंजी भी बोलते हैं, राइट। एंड एक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ बता दूं कि इसीलिए ये हिल्स को हम नीलगिरी हिल्स बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। Can you list the changes seen in human beings that are indicative of reproductive maturity? Yes, students, we can list, right? We will list these changes in chapter number 3, that is human reproduction, right? कि जब वो sexual reproduction के लिए mature बनता है, मतलब कि जब puberty पे कौन कौन से changes human being में देखने मिलते हैं वो हम male and female दोनों में differently list out करेंगे।
Among animals, for example birds, do they lay eggs all through the year? Or is it a seasonal phenomena? What about other animals like frogs and lizards? ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया। अब सेम थिंग हम एनिमल्स और बर्ड के बारे में बोल रहे हैं कि वो क्या है, वो सीजनल रिप्रोडक्शन करते हैं या कि थ्रू आउट द ईयर रिप्रोडक्शन करते हैं। आगे देखते हैं। You will notice that birds living in nature lay eggs only seasonally। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मतलब कि जो बर्ड्स है वो सीजनल ब्रीडर है, वो सीजनली ही एग ले करते हैं। हाउएवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी, दैट मीन्स इन पोल्ट्री फार्म्स, कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। In this case, laying egg is not related to reproduction, but it is a commercial exploitation for human welfare। मतलब कि नॉर्मली जो बर्ड्स है वो सीजनली एग लेइंग है, राइट। बट पोल्ट्री फार्म के बर्ड्स के बारे में अगर बात करें तो उनको ऐसा बनाया जाता है कि जो थ्रू आउट द एग देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बर्ड्स आर गिविंग एग्स थ्रू आउट द ईयर। Students, remember very carefully that these are seasonal breeders. The females of placental mammals exhibit cyclical changes in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase. Students, जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तब ये कौन से साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, ओवरीज में क्या चेंजेस होते हैं, एसेसरी डक्ट में क्या चेंजेस होते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। In non-primate mammals like cows, sheep, rats, deers, dog, tiger, etc., such cyclical changes during reproduction are called estrus cycle. Whereas in primates like monkeys, apes and humans, it is called menstrual cycle. Right? इस menstrual cycle को हम human reproduction में कंप्लीटली इन डिटेल डिस्कस करेंगे। मतलब कि यहाँ पर जो भी साइक्लिकल चेंजेस ममेल्स में होते हैं वो आइदर स्ट्रेस साइकिल फॉलो करते हैं या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलो करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने मिलेंगी? प्राइमेट्स में देखने मिलेंगी। प्राइमेट्स कौन हैं? मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन हैं। उनके अलावा सब मैमल्स में हमें स्ट्रेस साइकिल देखने मिलेगी। मैनी एनिमल्स, especially those living in natural wild condition, exhibit such cycles only during favorable season in their reproductive phase and are therefore called seasonal breeders। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म सीजनल ब्रीडर है, मतलब कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं उनमें हमने जैसे आगे बात की कि साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, तो वो साइक्लिकल चेंजेस कोई पर्टिकुलर सीजन में ही देखने मिलेंगे और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। मैनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज एंड हैंस आर कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। मतलब कि ऑर्गेनिज्म भी दो टाइप के हैं, सीजनल ब्रीडर्स। कौन से सीजनल ब्रीडर्स? कि जिनमें ये जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या तो स्ट्रेस साइकिल आपको कोई एक पर्टिकुलर सीजन में देखने मिलेंगी, उनको हम सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म में पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में ये साइक्लिकल चेंजेस चलते रहते हैं, उनको हम कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड इफ वी लिव लॉन्ग इनफ इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज, बट व्हाट इज मीन बाय ग्रोइंग ओल्ड? मतलब कि ओल्ड होने का मतलब क्या है? तो आगे मैंने बताया कि जब आप ओल्ड होते हैं इसका मतलब कि आप सेनेसेंट फेज में आते हैं। सेनेसेंट फेज का मतलब क्या है? कि आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ डिक्रीज होती है, आप में फंक्शनल और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ आना शुरू होता है और उसको ही हम बोलते हैं कि नाउ द इंडिविजुअल इज ग्रोइंग ओल्ड। The end of reproductive phase can be considered as one of the parameters of senescence or old age। मतलब कि जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हुआ उसके बाद का जो फेज शुरू हुआ वो सेनेसेंस है या तो उसको हम ओल्ड एज बोलते हैं। एंड देयर आर concomitant changes in the body like slowing of metabolism etc. during this last phase of life cycle। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि लास्ट फेज ऑफ लाइफ साइकिल यानी कि सेनेसेंट फेज में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म स्लो करता है एंड ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, और अल्टीमेटली अब ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, नाउ आपको सभी फेजेस क्लियर होंगे।
बर्थ हुआ इंडिविजुअल का, उसके बाद जुवेनाइल फेज आया। जुवेनाइल फेज के दौरान वो ग्रो करते हैं और मैच्योर बनते हैं, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होता है। रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन की एबिलिटी गेन करते हैं, मतलब कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, राइट। अब जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होता है, उसके बाद और इंडिविजुअल कौन से फेज में एंटर करते हैं? यस, सेनेसेंट फेज, मतलब कि ओल्ड एज में एंटर करते हैं। अब उनकी बॉडी धीरे धीरे एबनॉर्मल बनना शुरू होती है, एंड अल्टीमेटली नाउ द ऑर्गेनिज्म विल डाई। सो दिस इज द एंटायर साइकिल फ्रॉम बर्थ टू द death. In both plants and animals, hormones are responsible for the ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेजेस, मतलब कि एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांजिशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। इंटरेक्शन बिटवीन हॉर्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस पे और बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे कौन अफेक्ट करता है? सो इंटरेक्शन बिटवीन हॉर्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। स्टूडेंट्स, ये दोनों चीज़ों को हम हार्मोन का इंटरेक्शन, उसको हम चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे कि हाउ हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस। और जो सेकंड फैक्टर है दैट इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर, उसको भी हम जेनेटिक्स वाले चैप्टर में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, राइट। इस चैप्टर में आप इतना सिर्फ याद रखिए कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस और उसके साथ जो एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन है ऑर्गेनिज्म में, उसको कंट्रोल कौन करता है? सो इंटरेक्शन बिटवीन हॉर्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, राइट। सो स्टूडेंट्स, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म करते हैं उनकी लाइफ में कौन से फेजेस आते हैं, सीजनल ब्रीडर्स किसको बोलते हैं, कंटिन्यूस ब्रीडर्स किसको बोलते हैं, स्ट्रेस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, वो सब हमने क्लियर किया है, राइट। आई होप दिस थिंग इज प्रॉपरली क्लियर इन योर माइंड। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि यू ऑल आर एंजॉइंग दिस नीट एक्सट्रैक्ट बायोलॉजी। और मेरा जो एम था ये सीरीज स्टार्ट करने का, मैंने सबसे पहले बोला था कि मुझे आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देना है, मुझे आपको रीडर नहीं बल्कि मुझे आपको एग्जामिनर बनाना है। एंड आई होप कि ये 7th लेक्चर कंप्लीट करने के बाद धीरे धीरे आपके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ होगा, आपका भी एनसीईआरटी रीड करने का नज़रिया चेंज हुआ होगा, आप भी अब रीडर की तरह नहीं बल्कि एग्जामिनर की तरह एनसीईआरटी रीड करने लगे होंगे। अगर आप में भी ये चेंजेस मिले हैं, अगर आप भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। डेफिनेटली योर कमेंट्स विल बूस्ट माय कॉन्फिडेंस ऑल्सो, और मैं आपके लिए और बेहतर कर पाऊंगा, राइट स्टूडेंट्स। इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहिए, योर सपोर्ट विल गिव मी स्ट्रेंथ। So thank you, and thank you very much for watching this video.